गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, सो वेरी वार्म वेलकम एंड गुड इवनिंग। जो हमने कल किया था वहीं से आगे अपन अब बात शुरू करते हैं। मैंने आपको क्वांटिटीज के बारे में जो है समझाया था, जो प्रीफिक्सेस होते हैं जो यूजुअली हम यूज करते हैं, तो उनके बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश की थी। एक, जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो एक और पर्टिकुलर यूनिट जो है, मतलब जैसे बाकी तो प्रीफिक्सेस हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट यूज होती है जो कि लेंथ की होती है। वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इस यूनिट को बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब ए के ऊपर ऐसे जीरो लगाते हैं, मतलब ए नॉट लगा देते हैं, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम, ये याद रखनी पड़ेंगी आपको, ये बात, ये मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर्स के बराबर होता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा क्या है ध्यान रखनी पड़ेगी इसके अंदर। तो तो अब क्या है कि जो है ये एंगस्ट्रॉम आपके पास उसी तरीके से, चलो बिरते ही आपसे सवाल पूछें, अगर मैं ये पूछूं कि एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर कितने सेंटीमीटर होते हैं, बता सकते हो? लिख दो आंसर, मैं चैट में चेक करता हूँ। प्राइवेटली मुझे चैट में आप भेज दो, देखें क्या जवाब देते हो। 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं, तो कितने सेंटीमीटर होंगे 1 एंगस्ट्रॉम में, बता सकते हो? ये क्वेश्चन है। ओके, आंसर आया कोई? यहाँ पर अरब का आंसर है। ओके, उसके बाद हर्षवर्धन का, हरप्रीत का, क्रिश का, ओके। आप एक बात को समझो, इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 इंटू 1 मीटर। मानते हो? 10⁻⁻, जो आपके पास -10 मीटर है, तो इसका मतलब 10⁻⁻10 इंटू 1 मीटर। ना 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 100 का मतलब 10⁻²। कितने? 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, इज इक्वल टू, ठीक है ना? तो अब 10⁻10 और +2 कितना हो गया? 10⁻10 और +2 मिलाकर कितना हो गया आपके पास? तो दैट मेक्स इट 10⁻⁻8। ये आपका क्या आंसर आएगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर या 10⁻⁸ सेंटीमीटर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? ओके, चलिए अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं। ये चीजें जो है अपने को आनी चाहिए। एक मिनट, एक, हेलो हेलो, कौन सी क्लास लेटर? ओके, मैं आपको भेजता हूँ, व्हाट्सएप करना है तो मैं आपको लिंक करता हूँ, ठीक है? ओके, तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक और जो है, ये तो जैसे लेंथ की यूनिट हुई ना, ये लेंथ की यूनिट हुई। एक मास की यूनिट होती है, उसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। धीरे धीरे बातें समझाऊंगा आपको, है ना? यूनिफाइड मास को स्मॉल यू से लिखते हैं। यूनिफाइड मास जो होता है उसको आप ऐसे स्मॉल यू से लिखते हैं। तो ये जो है ना, एक सेकेंड आप जस्ट एक,
ठीक है, तो ये यूनिफाइड मास क्या चीज होती है, जैसे पता लगता है मास की यूनिट है, ठीक है। एक्चुअली देखो, अब आप समझ सकते हो एंगस्ट्रॉम लेंथ की यूनिट है, और हमें ना लेंथ छोटी छोटी, हमें क्योंकि एटम का रेडियस और इन सब छोटे छोटे में डील करना होता है ना, तो 10⁻⁻10 मतलब बहुत छोटी वैल्यू होती है ये चीज है, ठीक है। तो बहुत छोटी जो है हमें वैल्यूज के अंदर जो है उनमें हमने डील करना होता है, तो इसलिए ये अक्सर एंगस्ट्रॉम यूज होता है। उसी तरीके से ये यूनिफाइड मास यूज होता है। यूनिफाइड मास की अगर आप बात करते हैं तो वन यूनिफाइड मास जो होता है वो 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स के बराबर, ठीक है ना। यानी कि एक यूनिफाइड मास में बहुत थोड़े से मतलब ग्राम्स होते हैं, बहुत छोटा है, 1 ग्राम से भी बहुत छोटा है। अगर आप बात करेंगे, जब आप इसकी बात करेंगे तो ये 1 ग्राम से भी बहुत छोटी वैल्यू है। यानी कि आप ये कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1 ग्राम में, ये एवोगैड्रो नंबर है, 1 ग्राम में एवोगैड्रो नंबर ऑफ यूनिफाइड मास होते हैं, ठीक है। तो ये भी जो है, तो इसको आप लिख सकते हो वैसे, जैसे ये, इसको अगर सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 0.166 इंटू 10⁻, जैसे ये -23 हो जाएगा आपके पास, इतने ग्राम्स होता है। तो अगर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 इज इक्वल टू, एक डेसिमल यूज करो, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। बाकी मैं तो कहूंगा एवोगैड्रोस नंबर अक्सर हमें सबको याद होता है अभी स्टेज पर भी, तो जो है आप चाहो तो इस तरह से याद कर सकते हो कि 1 ग्राम के अंदर, 1 ग्राम के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ यूनिफाइड मास होते हैं। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम बड़ा होता है ना, वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही इसमें होता है, ठीक है। तो ये चीज जो है, ये आप जो है इस इन चीजों को थोड़ा सा समझ के चलें। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ लिखने के लिए, एंड देन वी स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। इन चीजों को सबको दिमाग में रखते हुए अगले कुछ क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे। जरूरी नहीं है कि बढ़ते ही अगले क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़े, लेकिन मैंने जिस हिसाब से आपको बना के दे दिया, तो ये क्या है, अब आप आगे ध्यान रखना इन चीजों के बारे में, जब भी हमें कभी यूज पड़े इसका, तो मैं कहूंगा मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, ठीक है, 1 मिनट में वेट कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आप ये वापस एक्सप्लेन कर दोगे एक बारी? लेट हो गए मैं काफी थोड़ा यार। लेट आया था। कहाँ गए हुए थे? सर आपने लिंक वो आप फोन थोड़ी देर बाद किया अच्छा 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 अच्छा, अभी लेट आए थे। चलो दोबारा सुन लो हर्षित। अभी क्या नाम है आपका? कार्तिक। होगा। यस थोड़ा सा सर। ही था, हाँ आप माइक अपना बंद कर लो। कि इसमें क्या होता है, ये मैं जो बता रहा हूँ, ये कुछ अलग टाइप यूनिट्स हैं जो कि हम जो है यूज करते हैं इसके अंदर। तो एक तो है ये एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर्स होते हैं, या 10⁻8 सेंटीमीटर होते हैं। 10⁻8 सेंटीमीटर कैसे आया कि 10⁻10 मीटर को आप लिख सकते हो 10⁻10 इंटू 1 मीटर, और 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिखते हो। आपको पता है ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे 10⁻10 इंटू 10⁻+2, ये 10⁻8 आ जाता है आपके पास। तो 1 एंगस्ट्रॉम आपको याद रखना है, 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। मैं तो सिर्फ यही याद रखता हूँ, मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं सेंटीमीटर में सॉल्व कर लेता हूँ। लेंथ की, क्योंकि हम क्या है एटम्स, मॉलिक्यूल्स इनकी बात करते हैं, तो जिनके साइज बहुत बहुत छोटे होते हैं, तो वो 10⁻10 की रेंज में जैसे अगर होते हैं, तो एंगस्ट्रॉम में आसानी से आप एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है। दूसरा जो है यूनिफाइड मास, क्योंकि ये एक बहुत हल्की चीजों को मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये बहुत हल्के होते हैं, तो इनको मेजर करने के लिए ये काम आता है अपने पास। तो 1 यूनिफाइड मास पे 1/एवोगैड्रोस नंबर ऑफ ग्राम होते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जो, जैसे मैं तो ये याद रखता हूँ, मैं ये रिलेशनशिप याद रखता हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगती है। 1 ग्राम एक यूनिफाइड मास से बहुत बड़ा है, 1 ग्राम एक यूनिफाइड मास से बहुत बड़ा है। 1 ग्राम में कितने सारे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ यूनिफाइड मासेस होते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं ना, तो हर चीज की अपनी अपनी रेलेवेंस है। जैसे जब आप बड़े वजन लेते हो तो किलोग्राम्स में लाते हो, और बड़े होते हैं तो टन क्विंटल में होते हैं। छोटे वजन होते हैं, भुजिया का पैकेट लाते हैं तो अपन लाते हैं उसको आधा किलो, और छोटी कोई चीज हल्की लाते हैं 100 ग्राम, तब ग्राम्स में बात करते हैं। तो जब एटम्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की बात करते हैं, इतने हल्के हैं कि उनके मासेस ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो 10⁻23 ऐसे ऐसे आते हैं। तो सिंप्लीफाइड यूनिट्स में तो इनको यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। यूनिफाइड मास की बात क्या है, इसको पहले जो है एएमयू बोला जाता था, अर्लियर कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट।
इसके बारे में जब हम फर्स्ट चैप्टर में आएंगे तब भी पढ़ेंगे। पहले इसको एएमयू बोला करते थे, लेकिन आजकल हमने इसका नाम बदल के यूनिफाइड मास कर दिया है। तो कोई पुरानी बुक उठा लोगे तो कहीं एएमयू लिखा हो तो आप सोचो अरे ये क्या आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, एएमयू और यू जो होते हैं वो वन एंड द सेम थिंग है, दे आर द सेम थिंग्स। ठीक है, तो मैं चलो 1 मिनट वेट करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब देखिए, अब हम कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन है, द diameter of zinc atom, the diameter of zinc atom is 2.6 angstrom. Calculate a radius of zinc atom in picometers, radius of zinc atom in picometers, and b number of atoms present in a length of 1.6 centimeter if the zinc atoms are arranged side by side lengthwise. लीजिए करके बताइए इसको। तीन मिनट दिया आपको मैंने, 3 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करके बताइए। आंसर भेजिए मुझे प्राइवेटली।
ओके, अर्चिता का आंसर आ गया, हर्षवर्धन का आंसर आ गया। कि क्या है पी क्या है? ओके, पिकोमीटर, ओके। मानू का भी आंसर आ गया। ओके, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बस इसमें एंगस्ट्रॉम देखो मैंने अभी बताया था आपको, तो एंगस्ट्रॉम आ गया थोड़ा सा। रिद्धि कुछ पूछना है आपने? रिद्धि रेज योर हैंड, कुछ पूछना है आपने? रिद्धि बहादुर कुछ पूछना है आपने? नहीं? सर एक बार सॉल्व करवा दो, मेरे को पिकोमीटर वाला नहीं आता। हाँ मैं सॉल्व करवाऊंगा, बोर्ड छोटा पड़ेगा ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन तो लिख लिया था ना सबने, ठीक है? यस सर। तो अब देखो क्या है, बिल्कुल सॉल्व करके हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पर जो है ये कहता है कि अपने अगर इसका आंसर लेके चले तो गिवन डेटा क्या है, द डायमीटर ऑफ जिंक एटम इज 2.6 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर आपको दे रखा है 2.6 एंगस्ट्रॉम डायमीटर है इसका, ठीक है? तो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ जिंक एटम इन पिकोमीटर्स। तो पहला तो सवाल ये है कि रेडियस आपको निकालना है कितना है, ठीक है? तो देखो सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये जो है आपको बताइए, रेडियस जो होता है अगर अपन, क्योंकि एटम को अपन स्फेरिकल मान के चलते हैं, तो स्फीयर के लिए डायमीटर का आधा कर दो, रेडियस निकल गया। तो 2.6 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 2, मैंने आपको बताया था एक मूल मंत्र के जब भी वैल्यूज रखो यूनिट्स के साथ डाल के रखो, ठीक है? तो यहाँ पर 2.6 एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 कितना हुआ, 1.3 एंगस्ट्रॉम हो गया आपके पास, ठीक है? ये कितना हो गया, 1.3 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो अब क्या है कि जो है जैसे ये आपका रेडियस 1.3 एंगस्ट्रॉम हो गया यहाँ पर, तो लेकिन सामने जैसे कल मैंने आपको कहा था ना भी, कई बार अगर सामने वाला आपको बाउंड कर देता है कि मुझे इसी यूनिट में निकाल के दो, ये वही चीज आ गई। तो रेडियस जो है मेरे पास 1.3 एंगस्ट्रॉम आ गया, इसका मतलब हुआ 1.3 into 10 to power minus 10 मीटर। मैंने आपको बताया था कि एंगस्ट्रॉम का मतलब, ये भी आज शुरू ही हमने इस चीज से किया कि एक एंगस्ट्रॉम भी देखो इसका मतलब क्या होता है। 1.3 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 1.3 into 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम 10 to power minus 10 मीटर के बराबर होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अब क्या है, इसने बाउंड किया पिकोमीटर में आपको कन्वर्ट करना। तो भाई ये तो वही सवाल हो गया जैसे अपन ने पहले किया था कि भाई अगर मान लो 1.3 into 10 to power minus 10 मीटर इज इक्वल टू x पिकोमीटर, तो भी इसको सॉल्व करना है आपने। तो x क्या आएगा आपके पास, x आएगा 1.3 into 10 to power minus 10 मीटर अपॉन 1 पिकोमीटर, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई, बिल्कुल जैसे कल बताया था वैसे ही सॉल्व करके देख लो। तो 1 पिको का मतलब कितना होता है, 1 पिको का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस कितना, 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 1 मीटर। तो ये 1 मीटर से मीटर चला गया, तो ये आपके पास ये 10 टू पावर माइनस 12 से ये नीचे बचा 10 टू पावर माइनस 2 नीचे रहेगा। तो 10 टू पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो x इक्वल्स टू 1.3 इंटू 10 टू पावर प्लस 2, ये पिकोमीटर, इतने पिकोमीटर आ जाएंगे। x की वैल्यू निकाली है ना आपने, ये x की वैल्यू निकाली 1.3 10 टू पावर 2, यानी कि x आपके पास कितना आ गया, 130 पिकोमीटर। ये आंसर 130 पिकोमीटर आ गया। कितनों ने सही किया था? जिन्होंने सही किया था वो यस लिख के भेजना जरा। रिद्धि का आंसर मुझे सही समझ आ रहा है, रिद्धि का तो सही है। और किसने भेजा था? ईशांत ने सही करा था, हर्ष ने सही करा था, और चलिए तो अपनी गलतियों को ढूंढो और इस चीज को समझो, ऐसे सॉल्व करना है। तो पहला आपका आंसर ये आ गया। कुछ पूछना है, कोई चीज दोबारा बताऊं, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो तो दोबारा बताऊं? तो इसका पहले का आंसर क्या होगा, 130 पिकोमीटर, ये आ गया। हटा दूं? ओके है, लिख लिया सबने? अब मैं आपको इसको कन्वर्ट कर, हाँ जी बोलो बेटा बोलो, लिख लिया सबने ना? ओके,
तो इसको जो है जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इसको ये कन्वर्ट करने का एक और भी आपको तरीका बताता हूँ। देखो ये 18 में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका बताता हूँ, वो क्या है वो समझो आप। ये 130 पिकोमीटर लाना है मुझे। अब आप एक बात को समझो, पिको का मतलब कितना होता है? 10 टू पावर -12 होता है। अगर मैं किसी तरीके से, जैसे मेरे पास ये वैल्यू आ रही है 1.3 एंगस्ट्रॉम, यानी 1.3 इंटू 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 1.3 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर आ रही है। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि 10 की पावर -10 जो 10 की पावर -12 हो जाए। एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको। तो मुझे कितना कितना चेंज करना है? इस 10 की पावर -10 को 10 की पावर -12 बनाने के लिए मुझे दो पावर्स, मतलब मुझे इसमें चेंज लाना है। या तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से डिवाइड करना है। तो पता है मैं क्या करूंगा? इसको ना मैं 1.3 इंटू 10 टू पावर -10 को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से डिवाइड कर देता हूँ, और ये मीटर मेरे पास जो लगा वो लगा। अब क्यों? बेसिकली मैंने क्या किया, 100 अपॉन 100 1 होता है, तो मैंने वैल्यू को नहीं छेड़ा, ये इज इक्वल टू मेंटेन्ड है। धीरे धीरे मेरी बातें समझ आएंगी। आज रिकॉर्डिंग भेजो तो उसको दोबारा रिवाइंड करके देखना। तो ये जो है ये आपके पास 100 अपॉन 100 आपके पास क्या हुआ, ये 1 हो गया। तो मैंने वैल्यू नहीं चेंज करी, सिर्फ मेरा टारगेट क्या है कि मुझे किसी भी तरह से 10 टू पावर -10 को 10 टू पावर -12 करना है। तो कि 10 टू पावर -12 आती है उसको मैं पिको लिख दूंगा, उसको मैं पी लिख दूंगा, क्योंकि 10 टू पावर -12 पिको होता है। तो मैंने 100 से, क्योंकि मुझे ये पता है कि -10 को जो है -12 करने के लिए 100 से या तो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, पर मुझे ये नहीं ध्यान आ रहा कि क्या करेंगे। तो मैं दोनों कर देता हूँ, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। अब बताओ कौन सा 100 यूज करूं, नीचे वाला या ऊपर वाला, ताकि ये 10 टू पावर -10 जो है 10 की पावर -12 हो जाए। बताएंगे जरा, इन दोनों में से कौन सा 100 यूज करूं कि 10 की पावर -10 जो है 10 की पावर -12 हो जाए? नीचे वाला। नीचे वाला सर नीचे वाला। नीचे वाला सर। नीचे वाला ऊपर जाएगा, नीचे 10 की वाला पावर सर। वेरी गुड, 10 की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाके। 10 की पावर -2 होगा तो 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो इसका जुड़ के क्या हो जाएगा 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -12 हो गया। लेकिन ऐसा करने पर ये 100 बच गया, इस 100 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया, ये हो गया 130 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर। एंड नाउ यू कैन राइट 30 को 10 की पावर -12 को आप क्या लिख सकते हो, पिको। पिको जैसे भी आपको समझ आए, धीरे 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 धीरे, ये वैसे कोई मुश्किल काम नहीं होता, तो खटक से हो जाते हैं, मगर एक बार जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आपने कर लेना। अब जैसे एक तो तरीका ये हुआ, एक और तरीका, जैसे मान लो 1.3 इंटू 10 टू पावर -10 मीटर है। जब मैं होशियार हो जाता हूँ, कहने का मतलब जब आप होशियार हो जाते हैं, थोड़ा सा 2-4-5 दिन की कहानी है जब आपको चीजें समझ आने लगती है तो करना क्या है, डेसिमल आगे पीछे करना है। तो 10 टू पावर -12 करना है, तो ये डेसिमल उड़ाया, डेसिमल उड़ा के इस पर आपने यहाँ पर 30 लगाया, तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास 10 की पावर 2 नीचे आ गया, तो 10 की पावर ऊपर जाके 2 क्या हो जाएगा, तो ये 130 इंटू 10 टू पावर -12 मीटर हो गया। तो कितना हो गया 130 पिकोमीटर। कैसे मर्जी कर लो, कैसे मर्जी कर लो। मतलब स्टेज 1 जो सबसे पहला तरीका दिखाया था, ठीक है, बिल्कुल बिगिनर्स। ये मॉडरेट लेवल है, अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो जितने जितने डेसिमल आगे पीछे मूव करने हैं उतने ही 100 या 1000 या जितने भी 10 या जितने भी आते हैं उससे मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, और जो सा चाहिए वो यूज कर लेना, दूसरे को अलग तरीके से यूज करना। ये सबसे फास्ट तरीका है। जब आप बिल्कुल फटाफट से करना सीख जाते हैं, इसको 10 टू पावर -10 को 12 करना है, फटाक से 2 प्लेस डेसिमल नीचे उठाए, इसको 1.3 को 130 किया, सॉल्व कर लिया। तो मेरा तो दुख क्या, मैं बायो से था, ठीक है ना। तो बायो में क्या होता है कि भाई हम थोड़ा सा समझदारी, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप लोग बहुत होशियार हो सकते हैं, ये थोड़ा परेशान करती थी ये चीजें। तो मुझे लगता है कि जितना सिंपल तरीके से मैं आपको समझा सकूं ताकि इसमें गलती ना हो, ठीक है। कुछ पूछना है? सब कुछ ठीक है, चलिए। तो यस। ओके, अब देखिए क्या आता है कि पहला आंसर अपना आ गया 130 पिकोमीटर। दूसरा क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन तो अपन ने कल किया भी था। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि ये जो है नंबर ऑफ एटम्स 1.6 सेंटीमीटर में निकालना है, आपने ये लिखा था ना
ठीक है। दूसरे पार्ट में आपको क्या है, इसी तरह जिंक एटम्स लगाए हुए हैं और ये टोटल लेंथ जो है, ये टोटल लेंथ जाकर 1.6 सेंटीमीटर आ गई। तो इसमें ये पूछना है नंबर ऑफ जिंक एटम्स इसमें कितने हैं। तो बड़ी सीधी सी बात है, जिंक का एक का डायमीटर इनटू नंबर ऑफ जिंक एटम्स, ये मिलाकर कितना होना चाहिए 1.6 सेंटीमीटर। ये डायमीटर 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 जुड़ते चले जाएंगे, तो n नंबर ऑफ एटम्स के डायमीटर जोड़ दोगे तो आपके पास वो टोटल 1.6 सेंटीमीटर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डायमीटर आपको पता है कितना है 2.6 एंगस्ट्रॉम इनटू n नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। तो n इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर अपॉन 2.6 एंगस्ट्रॉम। तो ये हुआ आपके पास 1.6 सेंटी का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 2 मीटर अपॉन 2.6 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। मीटर से मीटर गया, ठीक है, और ये 10 टू पावर माइनस 2 से 10 टू पावर माइनस 10 गया, 10 टू पावर माइनस 8 नीचे रह गया, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दिया, तो 16 अपॉन 26। मैं थोड़ा सा टाइम बचा लेता हूँ, फटाफट से ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लेते हैं, और जो है 16 डिवाइडेड बाय 26, ये आ गया मेरे पास 0.615 इंटू 10 टू पावर माइनस 8। ये इतने सॉरी 10 टू पावर माइनस 8 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 8। ये आप कह सकते हैं कि 6.15 इंटू 10 टू पावर 7, ये आपका आंसर है। जिन्होंने सही किया था वो यस लिखना जरा। शाबाश, भानु ने सही किया था, ओके यस सर। ओके, शाबाश, वेरी गुड। और किसी ने कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ठीक है, ये एक्चुअली देखा जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है नहीं, ये तो प्लेन मैथमेटिक्स है। ठीक है, सिंपल सी, बस इसको एटम का नाम देकर पूछा गया है। ये एटम की जगह बॉल्स भी हो सकती थी, स्फीयर्स भी हो सकते थे, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता था, ग्लास बीड्स हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो ये क्या है, बस हमें इस बहाने से हमें अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस जो थोड़ा सा ना जागृत करना है, इसे कहते हैं कि हमें जो है ना उसमें तो आपको तैयार करना है आगे की चीजों के लिए। आगे बढ़ते हैं अपने, अब थोड़े से और जो है टिपिकल क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं, थोड़ा सा और जो आपको जो है परेशान करे। 10th क्लास की जो आपकी बेसिक नॉलेज है, उस नॉलेज को भी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। रब कर दूं ना? ओके, तो अब देखिए क्या चीज आती है कि क्वेश्चन है ए सर्टेन पार्टिकल carries 2.5 into 10 to the power minus 16 coulombs of static electric charge. Calculate the number of electrons present in it. ये क्वेश्चन करके बताइए। कर सकते हैं क्या?
कर सकते हैं क्वेश्चन? 10th क्लास में भी कर सकते थे, ये भी बता दूं आप। ओके, अर्चिता कहती है यस सर कर सकते हैं। सर बस 2 मिनट दे दो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। ओके देखो, इतना टाइम बहुत है इसके लिए। अब देखिए क्या होता है कि इसमें एक फॉर्मूला लगता है सिंपल सा, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो चार्ज चाहिए होता है आपको अगर बड़ा, तो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक्चुअली वैल्यू इज, ये आप कह सकते हैं मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज है। तो अगर आपको ज्यादा चार्ज चाहिए होता है तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको लेने पड़ते हैं। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला वहां पर बनता है Q इज इक्वल टू N। 10th क्लास में जब आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं ना, वहां पर आपको बताते हैं कि जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन कई बार आपने किया होगा 10th में कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, वही क्वेश्चन है। तो जो है ये पूछ रहा है यहाँ पर कि अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब स्टेशनरी होता है, वो कोई खास बात नहीं है। दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक में स्टेशनरी होता है, स्टेशनरी से स्टैटिक वर्ड आया, और करंट में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। उससे अपने को फिलहाल कोई मतलब नहीं है, अभी तो सिर्फ ये है कि अपने को टोटल चार्ज जो है ये दिया हुआ है 2.5 × 10⁻16, यानी ये जो चीज दी हुई है Q है। अब आप मुझे बताओ, ये चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताना। 1.6 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 minus 19 coulomb। तो फिर बताओ इनमें से बड़ा चार्ज कौन सा है? ये नंबर 1 बड़ा है नंबर 2 बड़ा? 2.5 नंबर 1 सर, ऊपर वाला नंबर 1 बड़ा है, ठीक है। नंबर 1 सर। कैसे पता लगा? सर उसमें माइनस की पावर कम है, इसमें 10⁻16 है, 10⁻। यस सर, ये बड़ा है। हाँ 10⁻, अगर मान लो सपोज करो एक बात है, मान लो यहाँ पर 2.5 हो और यहाँ पर 1.6 हो, तो कौन बड़ा है? सर तो भी ऊपर वाला ही बड़ा है। तो भी ऊपर वाला ही बड़ा है, क्योंकि 10 की पावर नेगेटिव जो होती है, जितनी ज्यादा ये बढ़ती जाती है तो फिर मतलब छोटी वैल्यू हो जाती है। 10⁻19 ये छोटी है, मतलब अपॉन बटे में 10⁻19 है, ठीक है। तो यानी आपको बड़ा चार्ज दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए आपको उस हिसाब से निकालना है। तो 2.5 × 10⁻16 कूलम्ब इज इक्वल टू n × 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। एक मूल मंत्र मैंने आपको दिया था, जब भी वैल्यू लिखो यूनिट्स लगा के लिखो। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिर्फ गिनती है, संख्या है, कितने 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिनती है, गिनती की कोई यूनिट नहीं होती। तो आप देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो n कितना आएगा, 2.5 × 10⁻16 कूलम्ब अपॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। तो कूलम्ब से कूलम्ब कट जाएगा। मुझे पता लग गया मैं जो काम कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। बाकी रह गया ये 2.5 और 1.6, तो अपने जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हो गया 1.5625 1.5625 मैंने कैलकुलेटर से किया, ठीक है, जस्ट टू सेव टाइम। और ये हो गया 10⁻16 10⁻19, ये नीचे रह गया -3, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻+3 हो जाएगा, यानी कि
ये आपके पास हो गया, बस ठीक है, इतने लिख सकते हैं आप, इतने लिख लो 1.5625 इलेक्ट्रॉन। कितनों ने सही किया था ये? आपने सीधा ही कर सकते थे, कैसे सीधे कैसे? सीधा अपने चार्ज पार्टिकल अपने को डिवाइड कर दें। ऐसा होता है, कुल मिला के आएगा फिर भी आपके पास वही रिलेशनशिप, कुल मिला के आएगा फिर भी वही रिलेशनशिप। ये सर यही आंसर आ रहा है। अब यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप थ्योरेटिकली कॉन्सेप्चुअली साउंड होने चाहिए। आंसर्स एक से ज्यादा मेथड से निकल जाते हैं बहुत से केसेस में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं एक बार क्वेश्चन रब कर रहा हूं यहां पर सिर्फ। ये कहता है, क्वेश्चन है, एन एलिमेंट with mass number 81, मास नंबर अब आप जानते हो, मास नंबर को ए से हम डिटरमाइन इंडिकेट करते हैं। with mass number 81 contains 31.7% more neutrons as compared to proton. Assign a proper symbol to the atom. सर वो 31.7 है ना? हाँ जी, 31.7%। क्वेश्चन की मैं अभी पिक भेज दूंगा, टाइम पूरा आज तो, ठीक है, फिर भी आप इसको ट्राई करना, दिमाग लगाना। एन एलिमेंट विद मास नंबर ए, मास नंबर ए से लिखते हैं ना, 81 है मास नंबर, कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स। तो आपको जो है एलिमेंट पता लगाना है कौन सा है, साइन अ प्रॉपर सिंबल टू द एटम।